मिशन सन को लेकर इसरो बहुत उत्साहित तरीके से 11:50 का इंतजार कर रहा है और इंतजार देश भी कर रहा है। एक साथ कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, जो तस्वीरें बताएंगी देश के लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार उस पल का है जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। और अब साथ ही साथ देश भर में दुआओं का दौर भी चल रहा है, हवन यज्ञ भी चल रहे हैं कि ये मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़े। हम देख भी रहे हैं इसरो चीफ खुद भी मंदिर में पहुंचे, पूजा पाठ की, पूजा अर्चना के साथ ही ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया। और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, यही आपको एक एक सेकंड की जानकारी देंगी, कैसे वो काउंटडाउन जब आखिरी समय में एक एक सेकंड आगे बढ़ रहा होगा। इसी तरह सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी की गई और देश ने बाकी देशों को पीछे छोड़ा, भारत बाकी देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। और जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने लंबी रिसर्च की है, सूर्य के बारे में अध्ययन करना है, सूर्य के किनारों पर किस तरीके की तूफान आता है, किस तरह की हवाएं चलती हैं, क्या कुछ तापमान रहता है अंतरिक्ष में, वो तमाम बातें होंगी जो जानने लायक हैं। और देश जानेगा इसरो की रिसर्च के बाद, जैसे जैसे इनपुट्स मिलेंगे आदित्य L1 के वहाँ पहुँचने के बाद में। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जो कि इस मिशन से जुड़ी हुई जानकारी हमारे दर्शकों तक आसान भाषा में पहुंचा रहे हैं। तान्या, जो 7 पेलोड हैं जिनका प्रयोग किया गया है इस मिशन में, वो 7 पेलोड, उनका रोल क्या क्या रहने वाला है, किसका क्या काम होगा, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, हमारे जो 7 पेलोड हैं उसमें से एक है हमारा VELC, जो कि जो कोरोना जो सतह है, जो लेयर है हमारे सूर्य की, उसके बारे में स्टडी करेगा। फिर हमारे पास एक सूट है दैट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तो वो सूर्य के अल्ट्रावायलेट UV रेज में उसकी इमेजिंग करेगा वो टेलीस्कोप। फिर हमारे पास सोलेक्स है और फिर हमारे पास है एक HEL1OS। तो ये हमारे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो हाई एनर्जी और लो एनर्जी में उसके स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करेगा। फिर हमारे पास आता है एक जो कि सोलर विंड पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। और फिर है हमारे पास एक मैग्नेटोमीटर जो कि इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक इफेक्ट्स को नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और इन सारे जो 7 पेलोड हैं उसमें से 4 पेलोड सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और 3 पेलोड जो हैं हमारे वहाँ पर इन सीटू एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद जो कोरोना लेयर है या फिर जो हमारी सोलर प्लेयर्स हैं या जो हमारा सौर तूफान है, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे ये तूफान हमारे अर्थ के आसपास का जो स्पेस वेदर है उसको इफेक्ट कर रहा है, या फिर आने वाले समय में इसकी वजह से जो हमारे स्पेशल जो स्पेस क्राफ्ट हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रह रहे हैं, उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा, या हम खुद को कैसे तैयार रख सकते हैं कि जो हमारा पहले, जैसा कि धनंजय सर ने बताया भी था कि जो सौर तूफान आया था उसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया था। तो आने वाले समय में यदि ऐसा कुछ होता है, यदि ऐसी कोई घटना होती है, तो हम कैसे खुद को तैयार रख सकते हैं, इन सब की जानकारी हमें मिलेगी। यानी कि आप कह रही हैं कि वहाँ जो जानकारियाँ मिलेंगी उस पर इसरो रिसर्च तो करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक धरती पर रहने वाले लोगों के लिए ये मददगार होगा। चूँकि आपने धनंजय का ही जिक्र किया, तो आगे मैं धनंजय से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी इस बात को। ज़रा ये बताइए कि सूरज के आसपास उसके किनारों पर हवा की गति, तूफान, या फिर वहाँ का टेम्परेचर, या फिर वहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं उन मौसम से जुड़ी हुई जानकारियाँ वहाँ से मिलेंगी, इसरो उस पर रिसर्च करेगा। जैसे अभी तानिया ने कहा कि अगर यहाँ किसी भी तरह से कोई अनहोनी होनी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, यानी उसमें तब्दीली हम कुछ नहीं कर सकते, उससे निपटने के इंतज़ाम करने के लिए हम पहले से तैयार हो सकेंगे। जो बेस्ट एस्टिमेट्स लगाए गए हैं उसके हिसाब से लेट्स से कि हमें पता भी चल गया तो एट मैक्स हमें लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या है, उससे पहले मैं आपको जो 1859 में जो कैरिंगटन रीच, बाय द वे जो सोलर फ्लेयर्स, जो मेगा सोलर फ्लेयर्स से होने वाला जो इम्पैक्ट होता है उसे कैरिंगटन इवेंट कहा गया है। 1859 में पिछली बार लास्ट ऑब्जर्व किया गया था, जिसकी वजह से टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था। जबकि जितने भी तब उस समय टेलीग्राफ यूज होते थे, सारे टेलीग्राफ स्टेशन जल गए थे। इनफैक्ट जितने पावर लाइंस थे वो भी सब पूरे के पूरे जल गए थे, सब ठप हो गया था। अगर आज ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट उस जमाने से काफ़ी ज़्यादा होगा। उस समय 1859 में बिजली के तार, बिजली की लाइनें उतनी नहीं थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स उतने नहीं थे।
आज के समय में अगर लेट्स, और उस समय भी सारे टेलीग्राफ स्टेशंस में आग लग गई थी, इक्विपमेंट फट गए थे, काफ़ी स्पार्किंग हुई जगह, काफ़ी जगह शॉर्ट सर्किट्स हो गए थे। अगर आज के ज़माने में जब आजकल आप लोग अपने लिटरली जेब में एक पूरा का पूरा सर्किट लेके घूम रहे हैं, ऐसे ज़माने में अगर जितने पावर लाइन्स चले जाते हैं, अगर उड़ जाते हैं, पहला तो उससे होने वाला जो डैमेज है वो काफ़ी बड़े स्तर पे होगा। दूसरा, जो डैमेज कंट्रोल के लिए जो पावर सप्लाई और जो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो भी आपके सपोर्ट में शायद ना खड़ी हो, उसकी वजह से उस इम्पैक्ट को कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। अगर ऐसी स्थिति में हमें 24 घंटा पहले या लेट से कुछ घंटों पहले भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको एटलीस्ट कुछ तो लीड टाइम मिलेगा, कुछ तो समय मिलेगा उसके लिए प्रिपेयर तैयार होने के लिए। तो इस नज़रिए से ये जो आदित्य L1 एक बहुत बड़ी जानकारी देने में हमारी मदद कर सकता है। आदित्य L1 बड़ी जानकारियां वहां से जुटाएगा और फिर इसरो की टीम तक पहुंचाएगा और इसरो उस पर रिसर्च करेगा। ये जो तस्वीरें हैं ये आदित्य L1 की लॉन्चिंग से ठीक पहले की हैं और वैज्ञानिक पूरी तैयारी किए हुए और काउंटडाउन एक सेकंड आगे बढ़ रहा है और काउंटडाउन के जरिए 11:50 का अब इंतजार देशवासियों को है। एस सुधाकरण जी, ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप तक पहुंच पा रही हो, देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। इसरो के जरिए अभी 5 बड़े ऐसे मिशन हैं जो शुरू किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, मैंने पहले ही कहा था। इसके बाद अभी गगनयान होगा, उसके बाद शुक्रयान 1 जिसमें हम शुक्र ग्रह और का अध्ययन करेंगे और जिसका प्रक्षेपण 2024 में किया जाना है। फिर मंगल परिक्रमा मिशन 2 जो मंगल परिक्रमा मिशन का अनुवर्ती मिशन होगा, जो मंगल के वायुमंडल और उसके सतह का अधिकार विस्तार से अध्ययन करेगा। उसके बाद सोलर प्रोब प्लस है जो हमारा नासा के साथ एक संयुक्त मिशन है जो सूर्य का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। जो अभी हम L1 पे कर रहे हैं ये मतलब और आगे जाके उसको और गहराई से नासा के साथ एक कोलैबोरेटिव मिशन है। उसके बाद एस्ट्रोसेट एक जो ब्रह्म तरंग दैरीय खगोल विज्ञान उपग्रह जो 2015 में जो लॉन्च किया गया था, जो आज तक जो ऑपरेशनल है, उसका पार्ट 2 होना है। उसके बाद इनसैट वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक श्रृंखला जो भारत और पड़ोसी देशों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाएंगी, उसका लॉन्च होगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो इसरो के जो चीफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया था कि ये हमारा पहला कदम है। नॉट ओनली हमें सोलर सिस्टम का पूरा अध्ययन करना है, हर ग्रहों पे जाना है और हर ग्रहों को बहुत गहराई से समझना है। हमें इंटरप्लैनेटरी मिशंस का भी फ्यूचर में अध्ययन करना है और उसको भी लॉन्च करना है। इसका मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी यही बोला था कि हमें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। हमारा यहाँ पे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के स्तर के नीचे हैं। हमें वहां पे पैसा लगाना चाहिए और यहाँ क्यों लगाना चाहिए। उन लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब ऐसे मिशन लॉन्च होते हैं और वहां पे नया खोज होता है तो वो नए जो एम्प्लॉयमेंट है, जो AI के एक दौर में जब हम गुजरेंगे तब हमें ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स की जरूरत, यहाँ पे हमारी जो इंटेलेक्ट जो है उसका जो उपयोग करते हुए हम एक उच्च स्तरीय, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब्स पहले कहते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो जॉब्स हैं वो इसी क्षेत्र से आएंगे। आज हमारे पास अगर मोबाइल है वो स्पेस का ही देन है, क्योंकि स्पेस का ये कंपल्शन था कि हमें सब कुछ छोटा बनाना चाहिए, ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए, ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। उसी में बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जो निकल के आए थे। भारत इसलिए वो सब कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हम मतलब उस लेवल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, ना इन्वेस्ट कर रहे थे। हमारे जो अर्थव्यवस्था था या हमारी जो राजनीति थी वो दिहाड़ी पे ही चलती थी कि सुबह जाके मजदूरी करो, दिहाड़ी कमाओ और रात को खाना पकाओ। अभी वो चेंज हो चुका है।
अभी हम निवेश कर रहे हैं स्पेस में, एडवांस टेक्नोलॉजीज में, जहां पे नए मौके पैदा होंगे जो रोजगार के, और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें से ज्यादातर लोगों को साइंटिस्ट बनना चाहिए। साइंटिस्ट बनेगा तब जाके भारत विश्वगुरु बनेगा और टेक्नोलॉजी लीडरशिप करेगा दुनिया का। और हमारी जो टैलेंट है, जो आज के डेट में जो विदेश में जितने भी एमएनसीज हैं उसके टॉप पोजीशंस पे गए हैं, हमें ये देखना है कि आने वाली पीढ़ी विदेश के एमएनसीज का सीईओ नहीं बनेंगे, वो यहाँ पे एमएनसीज बनाएंगे और वहां पे सीईओ बनाएंगे। और ये जो एमएनसीज हैं जो इंडिया में टैक्स पे करेगी और फिर हमारे अर्थव्यवस्था को नंबर 1 या नंबर 2 तक लेके जाएगी। अभी गैप काफी ज्यादा बड़ा है, तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो ये स्पेस मिशन है ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि आप ये कह रहे हैं देश कि को दूरदर्शी सोच के साथ इस तरह के मिशन तैयार किए जाते हैं, उन पर काम किया जाता है, सालों तक काम किया जाता है, उसके बाद सफलतापूर्वक उन्हें शुरू किया जाता है और उन्हें सफल हो जाना वैज्ञानिकों के लिए, देश के लिए बड़ी खुशी और बड़ा उत्साह लेकर आता है। धनंजय, एक सवाल मेरे जहन में आया, चूँकि हम सब धरती पर हैं और धरती से सूरज, चांद हमें एक जैसा दिखता है। मुझे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का वक्त याद आ रहा है, तब जब हम बात कर रहे थे तो करीब 40 दिन चांद की सतह पर पहुंचने में लगेंगे, इस तरह की खबरें थीं, ये अनुमान था। लेकिन अभी आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले ये 4 महीने पहुंचने में कहा जा रहा है, जबकि 15 लाख किलोमीटर जाना है। ये इतना फासला और इतना ज़्यादा समय, इसे ज़रा समझाइए दर्शकों को, ऐसा क्यों? ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है, इसमें और कुछ नहीं है। एक तो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो होती है, एक तो भारत जो भी प्रोब यहाँ से लॉन्च करता है, जो खासकर इतनी दूर इतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसमें स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी का, मतलब स्लिंग शॉट टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें जो अपनी धरती है उससे गुरुत्वाकर्षण और उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो सैटेलाइट ऑर्बिट है उसका इस्तेमाल करके एक तरीके से आप गुलेल की तरह अपनी प्रोब को छोड़ते हैं। इससे आपका ईंधन कम लगता है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है आपको, बट इससे आपका ईंधन कम लगता है, आपकी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, जो आपका इक्विपमेंट बना है वो कम कॉस्ट पे बनता है। समय हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट एफिशिएंटली और सक्सेस रेट ज़्यादा होने के हिसाब से ही होता है। ये ही एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस में से है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी पूरे प्रोजेक्ट की वो भी काफ़ी कम हो जाती है। एफिशिएंसी पे कोई समय नहीं है। बाकी चंद्रयान के कंपैरिजन में इसमें डिस्टेंस जो कवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो 40 दिन का समय आपने जैसे बोला, यहाँ पे आपको लगभग 125 से 128 दिन के आसपास लगेंगे, जो 4 महीने के आसपास का समय है। बिकॉज डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, बस सिंपल ये डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही खेल है, और कोई नहीं। डिस्टेंस ज़्यादा है, समय ज़्यादा इसलिए भी लगेगा। वैज्ञानिक जैसे जैसे ये जो काउंटडाउन है आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी निगाहें भी टिकी हुई हैं और हम देख रहे हैं वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी। लेकिन साथ ही साथ जब इस तरह के मिशन लॉन्च होते हैं, सफलतापूर्वक लॉन्च होते हैं, तो वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना भी रहता नहीं है। तान्या, इन तस्वीरों को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी देश के लिहाज से? जी, देश के लिए बहुत बड़ी बात है, और जैसे कि हम चांद पर फतेह पा चुके हैं और अब सूरज की बारी है, तो बिल्कुल देश क्या, बच्चा आज इतना उत्सुक है, इतना एक्साइटेड है कि बस अब चांद तो हो ही गया है, सूरज पे भी हम पहुंच जाते हैं, सूरज के बारे में भी हम जान लेते हैं। और ये हमारे लिए, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, उसके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले लोग इतने एक्साइटेड या इतने इंटरेस्टेड नहीं थे स्पेस में, पर जैसे जैसे इसरो सफलता पा रहा है, लोगों का रुख, जो इंटरेस्ट है वो स्पेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या आप ये कह रही हैं कि बदलता भारत है ये? जी बिल्कुल, ये बदलता भारत है, जो आज एक नया सेक्टर हमारे पास, हमारे सामने तैयार हो रहा है, स्पेस। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और दूरदर्शी सोच, जिसका जिक्र भी एस सुधाकरण जी ने कहा कि हो सकता है कुछ लोग इसको लेकर बात करते हो, चूँकि करीब 400 करोड़ की लागत इस मिशन को लेकर लगाई गई है, करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके बाद इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है। ऐसे में कुछ लोग हो सकता है कि वो कहें कि भाई इस मिशन की क्या ज़रूरत थी, लेकिन एस सुधाकरण जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है उन लोगों को जो इस पर सवाल उठाते हैं कि कैसे दूरदर्शी सोच के साथ इस तरह के मिशन को लेकर तैयारी की जाती है, सोच तैयार की जाती है, फिर उन्हें लॉन्च किया जाता है और उसके जो परिणाम होते हैं वो आने वाले वक्त में दिखाई देते हैं। यानी कि
और ये आखिरी मिनट अभी बचा है। ये अभी घड़ी देखकर 11:48 हो गए हैं और 11:50 जो कि लॉन्चिंग का वक्त है। और ये देखिए, ये जो एक दायरा है, सीमित दायरा, जहां पर लोग इकट्ठा होकर इस लॉन्चिंग को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर और, मैं ये कहूँगी कि चंद सेकंड बस और बचे हैं जब आदित्य 1 उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और लॉन्चिंग की तैयारी पूरी है हमसे ज़्यादा। और ये देखिए काउंटडाउन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये काउंटडाउन आगे बढ़ता हुआ 1 मिनट 48 सेकेंड, 47, 46, 45, ऐसे ही हर सेकेंड ये काउंटडाउन घटता हुआ चला जाएगा और 11:50 पर आदित्य L1 आसमान में गर्जना करता हुआ, उड़ान भरता हुआ आगे जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा धनंजय, ये तो बताइए, जो लोग, चूंकि टीवी स्क्रीन पर अभी हम देख रहे हैं, कैमरा सेट कर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग अभी हमें दिखे जो कि एक बाउंड्री के बाहर मौजूद थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, कितनी देर तक आंखों से देखा जा सकेगा आदित्य L1 को आसमान में उड़ान भरते हुए? इसका समय का जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, बट हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने सामने लगभग 6 से 7 सैटेलाइट लॉन्चेस श्रीहरिकोटा पे देखे हैं। तो एक अच्छे समय के लिए आराम से जी भर के देख सकेंगे उसे, खासकर अगर आप देखें, बिकॉज इस समय आसमान बिल्कुल साफ है, बादल भी बिल्कुल नहीं है। एक आराम से अच्छे समय के लिए आम जनता उसको दूर से 14-14, 20-20 किलोमीटर का, इनफैक्ट 100-150 किलोमीटर की दूरी तक भी आराम से देख सकेगी इस सैटेलाइट के लॉन्च को, बहुत आराम से। मैंने चेन्नई तक से श्रीहरिकोटा के लॉन्च को बहुत आराम से जी भर के देखा हुआ है, चेन्नई में बैठ के, जबकि श्रीहरिकोटा लगभग 80 से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है। मिला था। तो अच्छा, चूंकि आखिरी मिनट है और नहीं कुछ आखिरी सेकंड्स बचे हैं। देखिए जैसे जैसे काउंटडाउन घट रहा है, 25 सेकंड, 24 सेकंड, 23 सेकंड, 22 सेकंड, और जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। इसरो की टीम तो बैठी हुई है, वैज्ञानिकों की पूरी टीम मौजूद है, लेकिन इन तस्वीरों को, ऐतिहासिक तस्वीरों को देखने के लिए जो आम लोगों की भीड़ है वो भी वहां पर मौजूद है और मुझे लगता है सुन लेना चाहिए इस तस्वीर को देखने के साथ साथ। 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके Plus साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shut sky. on engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust.
PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. हम आपको दिखा रहे हैं पहले फेज की अगर हम बात करें तो सफल लॉन्चिंग जो है वो हुई है। इसके साथ ही अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हैं। तान्या महेश्वरी हैं, धनंजय भारद्वाज भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अगर शुरुआती देखा जाए तो पहला फेज सफल लॉन्चिंग, 15 साल वैज्ञानिकों की मेहनत और आज उसकी परीक्षा, जिसमें अगर हम पहले फेज की बात करें तो सफलता हासिल। और ये देखिए भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करिए अजय। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के 38 बटालियन के जवान हैं जो लगातार जो है वैज्ञानिकों के अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ये लोग भी क्योंकि ड्यूटी अपनी खत्म करने के बाद जो है जब रेस्ट करने का मौका था, ये रेस्ट करने के बजाय यहाँ पर चंद जो आदित्य L1 की लॉन्चिंग है उसको देखने के लिए पहुंचे थे। और आप देखेंगे कि पूरी यूनिट के जो लोग हैं जो इस वक्त फ्री हैं वो यहाँ पर लगातार इन जवानों के माध्यम से जो है वो जोश भरा जा रहा है। और इस खुशी के अवसर पर हाथों में तिरंगे लेकर जो है आदित्य L1 की सफलता की लॉन्चिंग की जो है वो कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इन जवानों से बात करने की कोशिश करता हूँ, अफसर से बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है अजय, आपके पास में आऊंगी। लाइव तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, सफल लॉन्चिंग की लाइव तस्वीरें। पहला फेज जो है वो सफल बताया जा रहा है, दूसरा फेज वो भी सफल बताया जा रहा है। और ये देखिए लाइव तस्वीरें, इसरो चीफ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, सोमनाथ यहाँ पर बैठे हुए और सारी चीजें मॉनिटर करते हुए वो दिख रहे हैं। और ये देखिए पहला फेज जो है वो उसको लेकर कहा जा रहा है कि सफल हुआ है, सेकंड फेज जो है वो सफल हुआ है। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं। Will start twice at predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane.
AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. तो बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इसरो जहां पर हेडक्वार्टर है, ये तस्वीरें वहां की जहां पर आप एस सोमनाथ यानी कि इसरो चीफ को देख सकते हैं और इसके साथ ही लॉन्चिंग हो गई है और इसमें कोई शक नहीं कि ये सफल लॉन्चिंग है। पहला फेज सफल, दूसरा फेज सफल और साथ ही अभी बाकी जो तस्वीर है, क्योंकि सफल लॉन्चिंग इसको कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई संशय नहीं था, क्योंकि दशकों की पूरी मेहनत थी और उसके बाद कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स ऐसे होते हैं जिसमें सारी चीजें तय होनी होती हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। मनोहर, साफ तौर पर यह लॉन्चिंग सफल है, पहला फेज सफल, दूसरा फेज सफल, आपके पास क्या जानकारी? और वाकई ये एक बार फिर से भारत इतिहास रचते हुए एक कदम और आगे, पहले चांद पर अब सूर्य। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, भारत जो है तो इतिहास रच दिया है और इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। 2 फेज सक्सेसफुल हुआ है और ये पर नेहरू तारामंडल जश्न मनाया गया, तिरंगा झंडा लेकर जय इंडिया के नारे लगाए और ये देखिए लोग जो यहाँ छोटे-छोटे खास के बच्चों में एक उत्साह वो देखना चाह रहे थे। यार क्या नाम है आपका? आज आदित्य लॉन्च हुआ है, आपने देखा? कैसा लगा? अच्छा। आपको पता था इसके बारे में? आज आपने देखा, कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बताएंगे, आदित्य आज लॉन्च हुआ है, सेकंड फेज अब तक सक्सेसफुल रहा है, क्या कहेंगे? कि बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड, रियली प्राउड आफ्टर चंद्रयान। आपका क्या नाम है? मोहित। आप क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 की सफलता के बाद? आप आदित्य, निश्चित तौर पे ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इसरो जो नई नई ऊंचाइयां छू रहा है वो हम सब के लिए गर्व की बात है। वी आर रियली प्राउड ऑफ इसरो। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है वो इतना ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं उसी दिन से हम, और अब ये नया जो आदित्य L1 मिशन है इससे सूरज के पास जाके मनोहर, आपके पास मैं आऊंगी। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। जोश किस तरह से हाई नजर आ रहा है और कैसे लगातार आदित्य L1 को लेकर भी प्रार्थना की जा रही थी और ये सफल लॉन्चिंग, इसमें कोई शक नहीं। अजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मेरे साथ जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आप देखेंगे अपनी ड्यूटीज के बाद जब यहाँ पर रेस्ट का समय था, इन्होंने रेस्ट नहीं किया, बल्कि देश के जब देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, देश जब लगातार मिशन लेकर के लिए भी कहीं ना कहीं ये मौका था कि वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहे। इसीलिए यहाँ पर अपने में बैठ गए को देखते उसके बाद क्लैपिंग यहाँ पे चल रही है। तिरंगे के हाथ, तिरंगे को हाथों में लेकर जो है इस सफलता को जो वैज्ञानिकों ने हासिल किया है, भारत ने हासिल किया है लॉन्च के वक्त, उसमें कहीं ना कहीं जो है ये शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ सीआरपीएफ के कुछ अफसर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितनी बड़ी सफलता है, और आप लोग तो हर रोज जंग लड़ते हैं, मगर ये जंग जो पिछले कई सालों से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसे तैयार किया गया और अब शुरू हुई है। ओके, जो हम जंग कर रहे हैं इस जंग में और सफलता इस मिशन से PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन को लॉन्च होने से हमारे हर क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और खगोल के शास्त्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में और शास्त्र में वर्णित जो दूरी दी गई है उसको सिद्ध करने में, ताकि पता चल जाए कि जो यहाँ पर शास्त्र में लिखी गई है वो बिल्कुल सिद्ध, विज्ञान हमारा सिद्ध करता है, विज्ञान के अनुरूप चीज़ लिखी गई बिल्कुल सिद्ध है, तो भारत जो है अपने मिशन में कामयाब होगा और L1 मिशन पहुँच करके अपने विश्व में अपना झंडा सर्वोत्तम ऊंचा करेगा। 125 दिन लगेंगे इसमें, 125 दिन इंतजार रहेगा आपको भी इस मिशन को पूरा होने में। देखते 125 दिन का पूरा इंतजार करेंगे हम और इसी तरह से बैठ के पूरे टीवी पर देखेंगे
और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है और ये कामयाब होगा ही होगा। जिस तरीके से चंद्रयान 3 कामयाब हुआ, अब लॉन्च जो है इसका आदित्य L1 का हो गया है, तो कितना लगता है कि देश का तिरंगा, क्योंकि आप लोग तो हमेशा तिरंगा ऊंचा रखते हैं देश में, मगर आज वैज्ञानिक जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में इस तिरंगे को ऊपर लेकर जा रहे हैं। चंद्रयान 3 के माध्यम से इस तरह से हमने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था, इसी तरह से PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूरज के ऊपर भी हिंदुस्तान का जो है झंडा फहराया जाएगा। बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ये मिशन कामयाब हो रहे हैं और भारत लगातार इसमें जुड़ा हुआ है, वो यकीनन एक बड़ा गर्व का पल है। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ हॉल में बैठे तमाम जो CRPF के जवान हैं, अफसर्स हैं, वो हाथों में तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये तस्वीर बता रही है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि आप कैसे देश के चाहे जवान हो चाहे युवा है, सभी का जोश आई है। लेकिन हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, धनंजय भारद्वाज स्पेस टेक एक्सपर्ट हैं और साथ ही हमारे साथ तान्या महेश्वरी हैं। आप लोगों का भी कमेंट में इसमें चाहूंगी, क्योंकि अभी तक अगर हम धनंजय बात करें, सफल लॉन्चिंग इसे कहा गया है। पहला फेज हमने सफलतापूर्वक पार किया, दूसरा फेज पार कर चुके हैं, तीसरा फेज पार कर चुके हैं। अभी और कितने फेजेस, और क्योंकि 4 महीने का पूरा वक्त लगेगा जब L1 पॉइंट पर इसे प्लेस किया जाएगा आदित्य L1 को। देखिए अभी तो जो 3 मेजर जो क्रिटिकल फेजेस हैं वो तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी मेजॉरिटी जो है अभी हम लोग सेफ एरिया में हैं कंपैरेटिवली। तो इसके बाद जो है जो हम लोग कहते हैं कि धरती के पहले पूरे एक चक्कर लगा के फिर स्लिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके हम L1 की तरफ, लैग्रांज पॉइंट 1 की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे जी। तो अभी हम कंपैरेटिवली सेफ जोन में आ चुके हैं, कंपैरेटिवली जी। ठीक है, आप कह रहे हैं सेफ जोन में हम आ चुके हैं। लेकिन तान्या महेश्वरी, आपसे भी एक कमेंट में चाहूंगी, क्योंकि एक लंबा समय, दशकों तक जो है वैज्ञानिक मेहनत करते हैं और कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों में ये सारी चीजें तय होती हैं कि कितनी सफलता हासिल हुई है। जी, अभी जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है हमारा, तो उससे हमें ये तो है कि चलो ठीक है, एक जो पड़ाव था हमारा, जो एक चरण था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हमें धीरे धीरे धरती के जो गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर जाना है और L1 पॉइंट की तरफ जो हमारा हेलो ऑर्बिट है उसमें एंटर करना है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉन्च सक्सेसफुली हो गया। अब जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएंगे, जो स्लिंग शॉट टेक्निक यूज करेंगे, वहां पर देखना है कि कैसे रहेगा। बिल्कुल, आप ठीक है। तान्या, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे भी हमारे साथ हैं और साथ ही पूर्व IAS ऑफिसर हैं। DK पांडे जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, सफल लॉन्चिंग एक तरह से ये कहा जा रहा है, देश एक बार इतिहास रचते हुए फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से आप शब्दशः एकदम सत्य वो कह रही हैं और सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित होने का अवसर इसरो ने दोबारा दिया। वो बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हमारे वैज्ञानिक जो पूरी तरह पूर्णतः अपने आप को डेडिकेट करके उन्होंने ये अचीव किया। निश्चित रूप से कई संभावनाओं के बीच में ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं और हमें देखना है कि जो हमारे इरादे हैं उनको हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। लंबी दूरी है, 125 दिन, मतलब लगभग 4 महीने का समय बहुत लंबा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो मैं मॉनिटर कर रहा था आप लोगों डिस्कशन को, आप सही कर रहे हैं, अभी कंपेरेटिवली सेफ जोन में आ चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा जब वो SOI, जो कि ये जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे जब बाहर निकलने का समय आएगा, वो क्रूशियल पीरियड होगा और जो हम प्रोपल्शन के द्वारा लॉन्च करेंगे वहां देखना होगा कि उसमें हमें कामयाबी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे उस लॉन्च के बाद ही हम उसको हेलो में करेक्टली पोजीशन कर पाएंगे। तो बहुत सारी अभी चीजें हैं जो कि अभी हमें देखना होगा बहुत सहजता से और गूढ़ता के साथ कि आगे क्या होता है। ठीक है, अभी कई सारी चीजें हैं जिन्हें देखना होगा, आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर चैतन्य गिरी भी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं। चैतन्य गिरी जी, क्योंकि अब अगर पहला फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज के बाद की हम बात करें, तो अब क्या चुनौतियां हैं आदित्य L1 के सामने? सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो आदित्य L1 मिशन स्पेसक्राफ्ट जो कैरी कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट जब अपनी स्थान पर, डेस्टिनेशन पर जब पहुंच जाएगा, तभी उसका स्मूथ ऑपरेशंस होना, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स तय किए हैं, जो शेड्यूल किए हैं, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का सफलतापूर्वक कंप्लीट होना, वो सारे मिशंस, और उसके बाद जो डेटा आने वाला है, क्योंकि हम सूर्य को क्यों पढ़ रहे हैं, हम सूर्य को क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य का हमारे क्लाइमेट चेंज से काफी बड़ा एक नाता है।
कुछ ऐसे फेनोमेना होते हैं जिसको सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा, सोलर वेरिएंस कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से मानव निर्मित ना होते हुए ये सूर्य मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर भी निर्भर करता है। हमने कई सारे सैटेलाइट छोड़े हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट्स काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है, और अगर सूर्य की किरणों के वजह से सूर्य के जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है वो अगर अपने सैटेलाइट्स को आके ध्वस्त अगर करते हैं तो उसका बड़ी मात्रा में आर्थिक हानि और आर्थिक क्षति हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए सूर्य का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है एक वैज्ञानिक होने के तौर पे, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, वैज्ञानिक हूँ, लेकिन चैतन्य गिरी, बिल्कुल, लेकिन ये समझना जरूरी है कि L1 पॉइंट पर आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा यहाँ पर, और इस पॉइंट पर प्लेस करना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बात करें तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी है, और अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस अगर हम बात करें इस पॉइंट की, L1 पॉइंट लैग्रेंजिंग जिसे पॉइंट कहा जा रहा है, इस पर प्लेस करना भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इसमें वक्त जो है वो 4 महीने का लगेगा लगभग। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम 6 महीने का प्रवास करके हम मंगल पे भी पहुंचे हैं, तो हमारे पास उसका अनुभव है और उस अनुभव का हम पूरी तरीके से इस मिशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल, अनुभव हमारे पास है, और अनुभव ही है शायद अगर हम बात करें धनंजय कि हमें आज सफलता जो है वो कम से कम 3 फेजेस तक तो मिल गई है। चुनौतियां हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि उन चुनौतियों को भी देश जो है पार कर जाएगा, आदित्य L1 जो है वो पार कर जाएगा, और एक तरह से सफल लॉन्चिंग, ये पूरे अगर हम देखें तो ये सफल लॉन्चिंग के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसको अभी तक का जितना भी फेजेस हैं वो बिल्कुल आप इसे हर तरीके से सफल लॉन्चिंग की तरह ही लीजिए। जैसा प्रोफेसर चैतन्य सर ने, माफ़ कीजिएगा, प्रोफेसर चैतन्य ने जिस तरीके से बोला कि आगे का जो टेक्निकल डिफिकल्टीज या जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहता है, बट हमने इतना अभ्यास करा है एंड इसरो ने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया होगा सारी टेस्टिंग के बाद, अपनी ग्राउंड टेस्टिंग, इन सीटू टेस्टिंग, जितने आइटरेशंस आप जितने सिमुलेशन कर सकते हैं हर तरीके से, प्लस हमारा इससे पहले मंगलयान का, चंद्रयान का जो वहाँ पे अभ्यास रहा है उस सब को सम्मिलित करके जो एफर्ट है उसके हिसाब से हम इसे ओवरऑल सफल ही मानेंगे अभी तक। आगे तो बस वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, बाकी तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, बाकी सब भगवान के हाथ में है। बिल्कुल, तानिया आपसे यहाँ पर देखिए किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इस सफल लॉन्चिंग के बाद, ये भी सुनिए जरा। इंडिया भी अब सूरज पे पहुंच चुका है। ये सूरज पे नहीं, उसका L1 पॉइंट पे 4 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते, किसको आउटर शेयर का ही 5500 डिग्री टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर तो करोड़ों में। इसलिए बहुत हम प्राउड है हमारे लिए, इंडिया के लिए। बिल्कुल, लोगों में एक गर्व की बात है कि हम लगातार एक करके जो है सो स्पेस के लिए और स्पेस इंडस्ट्री को हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी आगे भी, और यहाँ पर जो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं इनसे भी हम रिएक्शंस लगातार लेते रहेंगे, और किस तरह की चुनौतियां और कैसे जो आदित्य L1 है वो बाहरी सतह में रहकर सारी चीजें जो है वो रिसर्च किया जाएगा, जो कि मानव कल्याण में आने वाले समय के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होंगी। अजय जांड्याल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो सेना के जवानों के साथ इस वक्त मौजूद है। हर तरफ जोश हाई नजर आ रहा है, और क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे हाथों में तिरंगा लिए, एक बार फिर ये बताते हुए कि देश हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इतिहास रचने को तैयार है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से लगातार भारत इतिहास पे इतिहास रचता जा रहा है, उसके बाद जो है देश के लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित तो कर ही रहा है, मगर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर सीआरपीएफ के वो जवान हैं जो देश की सरहदों की या देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको सुरक्षित सुनिश्चित करते हैं, मगर जब ये चंद्रयान और इसकी आदित्य L1 की बात होती है तो ये लोग भी पीछे नहीं है। ये भी जानते हैं कि अगर भारत पे कोई भी आगे बढ़ता है, तरक्की होती है, मिशन कामयाब होते हैं, तो यकीनन इन्हें भी अपने ऑपरेशंस में कामयाबी मिलेगी। आपको
आपको ये भी बता दूं कि जब हम इनसे मिले यहाँ पर तो इन्हें बताया कि किस तरीके से देश जो है आगे बढ़ रहा है और देश लगातार जो है वो तरक्की कर रहा है और इसी तरक्की की बदौलत कहीं ना कहीं चाहे वो जो टेक्नोलॉजी नई इस्तेमाल हो रही है जो हो रही है उसी का फायदा सुरक्षा एजेंसियों को भी मिल रहा है। मेरे साथ कुछ जवान है, उनसे एक बार मैं फिर बात करना चाहूंगा। क्या लगता है जिस तरीके से मिशन शुरू हुआ है, इस मिशन के बाद देश का झंडा और ऊंचा होगा और सीआरपीएफ किस तरीके से उन वैज्ञानिकों को क्या संदेश देना चाहती है? सबसे पहले तो हम उन वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं 38 बटालियन और सीआरपीएफ की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा ये चंद्रयान 3 सफल हुआ उससे भी बेहतरीन तरीके से जो है हमारा जो है आदित्य L1 कामयाबी हो। और वो दिन दूर नहीं है कि 125 दिन के बाद अभी तो आराम से कर रहे हैं, फिर जो है पूरा भांगड़ा डाल करके जो हम सूर्य क्या बोले आदित्य L1 का जो जश्न के साथ पूर्ण करेंगे। जश्न होगा। उस दिन मैं देख रहा था चंद्रयान 3 के दिन सबसे ज्यादा आप नाच रहे थे, तो खुशी कहीं ना कहीं हर भारतीय के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए। हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दोबारा ये मौका देने का फिर निर्णय किया है जो हम फिर जश्न मनाएं और फिर भांगड़ा डांस करें। हमारे वैज्ञानिकों ने हम यहाँ पे सरहद पर वर्दी पहन के अपनी देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं और हमारे वैज्ञानिक सिविल ड्रेस में दिमाग के बल पर अपने देश का सबसे बड़ा पर्चा ऊंचा करने के लिए झंडा खड़ा and it is a source of energy for all planets including the Earth. Today I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PR. आने वाले यंगस्टर्स भी इस फील्ड में रुझान, स्पेस सेक्टर में रुझान दिखाएंगे तो अपना भविष्य में ऐसे देख पा रहे हैं। पहले लोग सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाह रहे थे, अब शायद स्पेस साइंटिस्ट भी बनना चाहेंगे और देश की तरक्की में अहम भागीदार भी बनेंगे। क्योंकि जिस तरह हमेशा नासा की बात होती रही है, आज इसरो की बात जब हर बच्चा कहता है तो बहुत खुशी भी मिलती है। क्योंकि हमने एटलीस्ट एक जगह तो बना ली है पूरी दुनिया के स्तर पर कि भारत ने कुछ अचीव किया है। लगातार स्पेस में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं जी। तो जो हमारे जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था आज से 10 साल पहले कि आत्मनिर्भर भारत, तो स्पेस सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर भारत लगातार बनते जा रहे हैं। और जिस तरह अब हम स्पेस सेक्टर में बूम करेंगे तो जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी स्पेस रिलेटेड यहाँ पर बनेंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ना केवल इसरो में बल्कि इसरो के बाहर भी बहुत सारे रॉकेट लॉन्चिंग में, स्पेस क्राफ्ट बनाने में लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग काम कर पाएंगे। देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ स्पेस में हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उसके साथ में रोजगार भी मिल रहा है। और आप जैसे युवा हैं जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं, उनके लिए अगर भविष्य के तौर पर जैसे आपके साथी ने बताया कि अब नासा नहीं, अब इसरो होता है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम इस नज़रिए से देखते हैं कि एक टाइम था जब हम किसी भी अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए नासा पे डिपेंडेंट थे या यूरोपियन एजेंसीज पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि हम उनसे डेटा लेते थे या फिर हम अपनी किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए उनके स्पेसक्राफ्ट्स को यूज़ करते थे। लेकिन आज का टाइम है कि बाकी देश हमारे स्पेसक्राफ्ट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी बेसिकली अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जैसे ये जो हमारा मिशन है आदित्य L1, ये PSLV C57 पे हुआ है, जो कि PSLV का अपने आप में 59th मिशन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इसको उस तरह देखें कि ये किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो सिर्फ ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा इसरो। क्योंकि इसरो की जब एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो इस फील्ड में और भी छोटी छोटी ऑब्जर्वेटरी सेटअप होंगी इंडिया में, डेटा रिसर्च सेंटर सेटअप होंगे, जिसमें जाहिर सी बात है एस्ट्रोनॉमी से लेके जो मतलब इकोनॉमिकल बूस्ट भी आएगा और हमारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। चलिए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे इन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तमाम चीज़ों की बात की। सर, सबसे पहले तो हम अपने साइंटिस्ट के और वैज्ञानिक संस्थान को बहुत धन्यवाद देते हैं और वो शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसा मिशन उन्होंने किया।
चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। युवाओं की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी वो हम आपको सुना रहे थे कि किस तरह से उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि विज्ञान के लिए अब रास्ते जो हैं वो कैसे उन युवाओं के लिए भी खुल गए हैं जो विज्ञान की तरफ या फिर इसरो की तरफ या फिर इस स्पेस इंडस्ट्री की तरफ जाने का नहीं सोचते थे। धनंजय हमारे साथ हैं और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें हमारे साथ चैतन्य गिरी भी हैं। चैतन्य, क्योंकि पहला फेज, दूसरा, तीसरा फेज सक्सेसफुल होने के बाद कई चुनौतियां हैं, हालांकि उन चुनौतियों को भी हम पार कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब इंतजार उस बात का है जब 4 महीने बाद L1 पॉइंट पर इसे प्लेस कर दिया जाएगा, और उसके बाद का वो समय, क्योंकि जिस वजह से इस पूरे मिशन को भेजा गया है, तमाम ऐसी चीजें जिनको रिसर्च करना है, इसरो को ये जानकारी दी जाएगी। जो 7 पेलोड्स लगाए गए हैं वो किस तरह से काम करेंगे और वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये जानकारी भी इसरो जुटाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो L1 क्लास में प्लेस होने के बाद होंगी। जी, जो पेलोड्स लगे हुए हैं आदित्य L1 पे, ये कई सारी गैर इसरो संस्थानों से भी आए हुए हैं। तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, ये इसरो का सम्मिलित भाग नहीं होते हुए ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग है। फिर पुणे स्थित आयुका है, फिर अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी है। तो कई सारी संस्थाओं ने इन सारी पेलोड्स को बनाया है, और वो आने वाले समय में जो इन पेलोड्स के द्वारा विज्ञान निर्माण होने वाला है उनका वो विश्लेषण करेंगे। ये जो पेलोड्स है, ये कोई सन के जो कोरोना है, जो बाहरी भाग है जहां से सन में से कई सारी विंड्स निकलती है, पवन निकलती है, उन पवनों का वो अध्ययन करेंगे। कुछ है इंस्ट्रूमेंट जो सूर्य के ऊपर बड़े बड़े धब्बे लगते हैं, जो पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, उन धब्बों का, जिसको सनस्पॉट्स का कहा जाता है, उन सनस्पॉट्स का वो विश्लेषण करेंगे। फिर उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो सूर्य में से निकलने वाले जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है उसको डिटेक्ट करेंगे। और मैंने जैसे पहले कहा था कि ये जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कक्ष में जो घूमने वाले सैटेलाइट्स है उनके लिए काफी हानिकारक होते हैं। सो सैटेलाइट्स को क्षति पहुंचने से पहले अगर हम उसका जैसे स्पेस वेदर मॉनिटरिंग होती है, मीटेरोलॉजी होती है, वैसे ही अगर हम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग करें तो उसका बहुत लाभ देश को होने वाला है। आर्थिक ठीक है, स्पेस वेदर मॉनिटरिंग का लाभ बहुत होगा। आपने कहा कि जिस तरह से इसके जरिए मॉनिटरिंग होगी। हमारे साथ डॉक्टर डीके पांडे भी हैं। डॉक्टर डीके पांडे, क्योंकि इससे पहले सूर्य को लेकर अगर हम बात अमेरिका की करें, जर्मनी की करें और यूरोपियन स्पेस इंडस्ट्री की करें, तो लगभग 22 मिशन जो है वो भेजे जा चुके हैं, और ये 23वां मिशन था। बाकी देशों के अगर हम अकॉर्डिंग तुलना करें तो ये कितना अलग, कितना डिफरेंट आप इसे मानते हैं? और जिस तरह से आपने चैतन्य गिरी को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्पेस वेदर को मॉनिटर करना हमारे लिए, मानव कल्याण के लिए और दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा। देखिए, मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि गत वर्ष फरवरी में स्पेस एक्स, जो सबको पता है एलन मस्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 49 सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट जो है वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसको कि सन स्टॉर्म कहा जाता है, जिसका अध्ययन करना है कि जो सारा क्या प्रभाव होगा सूर्य के अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं, जो कई चीजें हम पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन वो बीच में जो हमारा स्पेस है उसको प्रभावित करती हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उनको जानना। जहां तक बात है दूसरे देशों की, जो अमेरिकन प्रोब है गया हुआ है वहां पर, वो सूर्य के और करीब पहुंचता जा रहा है। तो अब कोशिश ही की जा रही है कि हम सूर्य को कितना स्टडी कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो हमारे टाइम है उस समय उसको अपने मिशंस को, हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको उस तरह से टेलर कर सकें, उस तरह से हम निर्धारित कर सकें, क्योंकि अभी भी हमको सीमाएं नहीं पता, हमें क्षमताएं नहीं पता। तो ये एक प्रयास है कि हम जाने कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। और जहां जिसका जिक्र किया जा रहा है कि पेलोड्स हैं, 7 में से 5 पेलोड तो इसरो के खुद के हैं, तो इन्होंने जो इसमें जो डेटा आएंगे उसको जो एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व को इसके फायदा होगा। ऐसा नहीं कि ये डेटा केवल भारत तक सीमित रहेंगे। तो ये एक मिलीजुली जो है प्रक्रिया होगी, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने जो कदम बढ़ाया उसमें हम क्या ऐड करते हैं। तो काफी अभी संभावनाएं हैं, लेकिन समय बताएगा कि जो डेटा आ रहे हैं वो कितने, क्या किस लेवल के हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो बुकिश
जो फैक्ट है वो ये है कि बहुत काम के डेटा होंगे और ये हमें हेल्प करेंगे आगे वाले मिशंस को डिसाइड मेक करने में। हम देखिए बहुत करीब नहीं जा रहे हैं, हम केवल जो है जो दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य की से, और हम केवल 1%, 10%, 90% दूरी और रहेगी, तो हम बहुत करीब नहीं जा रहे हैं। लेकिन उस वहां तक रह के हम जो स्टडी करते हैं L1 से वो करेंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ सीमाएं हैं जिसको पढ़ना है ताकि हम उन सभी संभावनाओं को जान सकें जो कि भविष्य में ऐसे स्टडीज को प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक कदम है, और ये मैं नहीं कहूंगा कि ये संपूर्ण कदम है। तो भारत का पहला ये सूर्य के लिए ये सोलर प्लांट जो स्पेस क्राफ्ट गया है, तो ये निश्चित रूप से उपलब्धि है। लेकिन हम पूरे विश्व को क्या सहयोग करेंगे, ये अपने आप में एक अनूठा विषय है सबके लिए। पथ को लेकर कैसे दशकों की मेहनत थी वैज्ञानिकों की धनंजय, जिसपे अब ये कहा जा सकता है कि हमें सफलता हासिल हुई है। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज की अगर हम बात करें तो सफल लॉन्चिंग जो है वो अभी तक कहा जा रहा है इसरो की तरफ से। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम एक बार दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी लॉन्चिंग और अब कैसे कैसे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के बाद जो है वो अब क्या क्या चुनौतियां जो है वो इस आदित्य L1 के सामने आने वाली है। कैसे L1 जिसे लैग्रेंज कहा जा रहा है, जहां पर इसकी प्लेस किया जाएगा और उसके बाद सूर्य का जो बाहरी एरिया है वहां पर प्लेस होकर ये तमाम रिसर्चेस जो है वो करेगा, इसरो को भेजेगा। लेकिन वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस लॉन्चिंग के बाद की तस्वीरें जरा इसरो में देखिए। वहां पर किस तरह से एक तरह से देखा जा सकता है कि क्या क्या फायदे भारत को इस लॉन्चिंग से होने वाले हैं, इस मिशन से होने वाले हैं। वहां पर इसको लेकर डिस्कशन जो है वो चल रहा है। और वहीं पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से एक हवन पूजन के जरिए, प्रार्थना के जरिए हम ये दौर भारत में हमेशा कहीं ना कहीं धनंजय दिखता है और ये नज़ारा भी दिखता है कि जब भी हम किसी बड़ी चीज की शुरुआत करते हैं तो एक बार पूरी दुनिया को जिस शक्ति पर, जिसको भारत को जिस शक्ति को पर विश्वास है उसकी पूजा अर्चना करते हुए कहीं ना कहीं हम नजर आते हैं। और इसके साथ ही देखिए सूर्य पथ और ग्राफिक्स के जरिए मैं धनंजय को एक बार कहूंगी कि आप जरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाइए कि किस तरह से चांद के बाद सूरज की अब बारी है। PSLV XL1 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। जरा इस L1 पॉइंट को समझाइए, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये सब कुछ। ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज हम बताएंगे दर्शकों को। अब इससे पहले कि हम बढ़े, देखो आपको सबको बताना चाहूंगा बिल्कुल प्लेन शब्दों में, आसान शब्दों में, L1 पॉइंट, L1 लैग्रांज 1 पॉइंट क्या है। आप ऐसा समझिए कि किसी भी दो बॉडीज, खासकर जो स्पेस में हेवनली बॉडीज जैसे सूर्य और धरती है, इनका खुद का गुरुत्वाकर्षण है। सूर्य बिकॉज बहुत बड़ी बॉडी है, उसका गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा है। धरती, पृथ्वी, इसका गुरुत्वाकर्षण अपना खुद का है। आप ऐसे मानिए एक तरीके। ठीक है धनंजय, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपसे कहूंगी कि आप आगे कंटिन्यू करिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। देखिए L1 पॉइंट वो है जिसकी दूरी जो है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन ये L1 पॉइंट पर इस आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा और फिर सूर्य की अगर हम बाहरी एरिया में रहकर ये रिसर्च करेगा। अगर हम बात करें किस तरह का स्पेस वेदर है और जो तमाम चीजें जिनको लेकर लगातार जिक्र किया जाता रहा है, तमाम वैज्ञानिक, क्योंकि जिस वक्त इस आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो रही थी उस वक्त भी इसका जिक्र हुआ था कि कई बार सोलर स्टॉर्म की बात होती रही है। सूर्य से आया तूफान क्या दुनिया को बर्बाद कर सकता है और उससे क्या नुकसान हो सकता है, इनको लेकर आदित्य L1 जो है वो एक तरह से आगाह करेगा हमें। और रिसर्च में काफी ज्यादा एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इससे मदद मिलेगी, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इससे मदद मिलेगी। और कैसे भारत का नाम लगातार ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा है इसके जरिए अगर हम बात करें। अगर L1 पॉइंट को, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि L1 पॉइंट ही क्यों आखिरकार चुना गया इस आदित्य L1 के प्लेसमेंट के लिए, इस पर बताइए सर। इससे पहले कि हम देखें कि L1 ही क्यों चुना गया, हम चाहेंगे आप पहले समझें कि L1 पॉइंट या लैग्रांज 1 पॉइंट क्या है। हर बॉडी, जैसे सूर्य और धरती के यहाँ पे बात करते हैं, तो सूर्य की अपनी खुद का एक गुरुत्वाकर्षण है जो काफी ज्यादा है धरती के कंपैरिजन में। इसी प्रकार पृथ्वी का भी खुद का गुरुत्वाकर्षण है। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। जैसे कि लैग्रांज जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जहां पे बिकॉज दोनों अपोजिट दिशा में खींच रहे हैं, जिस तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये दोनों गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आप उसे एक तरीके से मानिए सीसॉ के बीच का पॉइंट, आप ना इस तरफ जाएंगे ना नीचे जाएंगे, आप एक तरीके से बीच में है।
तो वो L1 पॉइंट जैसे ऐसे 5 पॉइंट्स माने गए हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इन पांचों में L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। बाकी पॉइंट्स अलग अलग दिशाओं में है, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो पृथ्वी और सूर्य से अपोजिट डायरेक्शन में है, वो L2 पॉइंट पे है। L1 पॉइंट बिकॉज जो ऐसा है वो ऐसा है कि कभी कोई ग्रहण लगेगा या कोई और बॉडी उसके बीच में नहीं आएगी, तो एक तरीके से ऑब्जर्वेटरी के लिए बेस्ट पोजीशन ऑब्जर्वेशन के लिए आप सीधे सीधे सूर्य को सीधा देख सकते हैं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। तो एक तरीके से अर्थ का एक धरती की तरफ से समझ लीजिए कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करता है, एक सीटिंग पॉइंट है L1। और इसके साथ ही मैं जरा ये भी आपसे समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप सरल भाषा में समझाइए कि इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद भारत को क्या हासिल होने वाला है और कैसे कैसे वहां रहकर जो रिसर्च है, चाहे आप वेदर स्पेस को लेकर जिक्र कर लीजिए और चाहे जो लगातार सोलर स्टॉर्म का जिक्र होता रहा है कि सूर्य से आने वाला तूफान जो नुकसान पहुंचा सकता है दुनिया को, उसको लेकर कैसे कैसे और कितनी मदद इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद हासिल होगी। इससे पहले कि मैं सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, मैं चाहूंगा कि पृथ्वी पूरे मानवता पूरे इस धरती के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको देना चाहूंगा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये कि इस मिशन को करने वाले बहुत लिमिटेड देश हैं जी। तो भारत तीसरा देश है। बिल्कुल। ESA और नासा के बाद इसरो तीसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वहां पर एक सोलर प्रोब लॉन्च किया है। बड़े बड़े चाइना और रशिया ने भी अभी तक कुछ नहीं किया इस फील्ड में ज्यादा। तो एक तो पहली बात यह कि एक तरीके जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से भारत को एक सॉफ्ट एज वेल एज एक हार्ड पावर की तरह देखा जाएगा, तो इसका एक इंपैक्ट वहां पड़ता है। बाकी मानवता या इसके जो बेनिफिट्स हैं साइंटिफिक और ह्यूमन, हर तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि ये जाकर जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा, जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं उसका इंपैक्ट इस धरती पे काफी कुछ पड़ सकता है। उससे जैसे ऑरोरा बोरेलिस आपको नॉर्मली सदर्न लाइट्स कहते हैं जिनको आपको देखने को मिलते हैं, वो तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते। बट 1859 में एक इवेंट हुआ था जो मेगा सोलर स्टॉर्म में से कहा जाता है, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा गया है। 1859 में जब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लिमिटेड थे, बिजली नहीं थी, उस समय भी टोटल ब्लैकआउट हो गया था। कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे टेलीग्राफ्स जी। टेलीग्राफ स्टेशन में आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट्स हो गए थे और टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, आप अपनी जेब में सर्किट बोर्ड लेके घूमते हैं, आप बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं कर सकते। किसी भी देश को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिपल करना हो, सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन काट दिए। अगर ऐसा इवेंट दोबारा होता है तो उस पॉइंट में आज के जमाने में, आज की डेट में 1859 के कंपैरिजन में काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और उससे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जो नुकसान होगा उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन या उसके जो रिएक्शन लेने के लिए, उसको कम करने के लिए जो चीज यूज हो सकती है वो सब भी ठप हो सकती है। तो उस वजह से जो आपका जो नुकसान होने का जो स्तर है वो पहले के जमाने के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहेगा। इस प्रोब के जरिए एस्टिमेटेड जो पढ़ा गया, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके जरिए आप लगभग 24 घंटे पहले तक आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको 24 घंटे का 24 घंटे से पहले आपको पता चल जाएगा अगर किसी तरह की परेशानियां, किसी भी तरह के स्पेस से जुड़ी अगर कोई भी स्थितियां घटने वाली हैं, तो आपको 24 घंटे पहले, और ये बड़ी उपलब्धि के रूप में कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इस तरीके से है कि आपको 24 घंटे का, अगर आपको 24 मिनट का भी हेड स्टार्ट मिल जाए कि भाई ऐसा हो सकता है, तो भी आपके पास एक करेक्टिव या रिएक्टिव एक्शन लेने के लिए समय है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये है। दूसरा, जो सूर्य है, सूर्य की एक ऊपर सतह है जो है, उसमें कोरोना लेयर जैसे हम कहते हैं। कोरोना का मतलब होता है ताज, एक तरीके से सूर्य का एक एटमॉस्फेयर है जिसे कोरोना लेयर कहते हैं। आमतौर पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जैसे अगर आग भी जल रही है, अगर आप ताप देख रहे हैं, तो आप जैसे जैसे उसकी सतह से दूर जाते रहेंगे, टेम्परेचर जो होता है वो तापमान कम होता है। बिल्कुल। बट सूर्य के केस में अलग है। सूर्य का कोर जो है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। सूर्य की जो सतह है, उसका टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पर कोरोना जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो उसकी सतह से काफी ऊपर है, वहां का टेम्परेचर 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये जो फेनोमेना है, इसकी जानकारी ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी काफी कम है। ठोस जानकारी काफी कम है, कयास काफी लगाए गए हैं, एजम्पशंस काफी हैं। तो ये जो हमारा प्रोब गया है, या एज एन ऑब्जर्वेटरी, इसके ऊपर काफी ठोस जानकारी कलेक्ट कर सकता है। आपको नहीं पता, हो सकता है आगे जाके भारत पहला देश निकले जो इसको प्रूव भी करे कि ऐसा क्यों हो सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आदित्य L1 जो है वो
वो तमाम चीज़ें जिनको लेकर सूरज से जुड़ी जो तमाम रिसर्चेस हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लगभग 70% ऐसी किरणें हैं जो धरती तक पहुंचती ही नहीं, इनको लेकर भी रिसर्च करना और तमाम जानकारियां जुटाना। जो अभी तक 22 मिशन क्योंकि सूर्य को लेकर जा चुके हैं, अमेरिका की तरफ से, जर्मनी की तरफ से और यूरोपियन स्पेस की तरफ से, लेकिन 23वां ये मिशन है। बाकी कंट्रीज से आप किस इतना अलग देखते हैं इस मिशन को? और क्योंकि अगर हम 22 मिशन की बात करें तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए, इससे क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, बाकी देशों के कंपैरिजन में हमें इसे एक स्पेस रेस की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें जैसे कि G20 की बात चले, वासुदेव कुटुंबकम हर चौराहे पे हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है, हमें उस नजरिए से देखना चाहिए। हम भारत देश है, हमारे लिए तू पूरी दुनिया एक परिवार है, हम इसे परिवार की तरह ही देखते हैं। और जैसे कि जब चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये हमारी नहीं है, पूरी मानवता की जीत है, हमें इसे उसकी तरह देखना चाहिए। तो भारत ने काफी भारत की तरफ से ये जो एक जो स्टेप है, ये ओवरऑल सबके लिए काफी, पूरी मानवता के लिए फायदेमंद है, तो हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को एक बार ये भी समझाएंगे कि जिस वक्त ये पूरी लॉन्चिंग की तस्वीरें सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि फेज 1 जो है वो सफलतापूर्वक पार कर लिया है, फेज 2 और फेज 3 तक क्रॉस कर लिया है, इसके बाद फेजेस को भी समझाइएगा जरा। और वो तस्वीर भी मैं आपसे जरा अपने दर्शकों को, ये देखिए, ये जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त लॉन्चिंग हुई, जब 11:50 पर ये लॉन्चिंग हुई, कैसे कैसे ये फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 जो है वो क्रॉस किया गया, इसको जरा एक बार आप एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो प्लीज एक बार इसको बताइए जरा। आप जो PSLV है ये 4 फेजेस में डिजाइंड है। एक जो रॉकेट है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। तो ऐसा है कि जब एक तरीके का फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसको आप अगले स्टेज पे जाते हैं, फिर अगले स्टेज में, फिर अगले स्टेज में। आप इसे ऐसा समझिए, आप इसे दूसरे परिपक्ष में देखिए। हाँ, जो धरती का खुद का गुरुत्वाकर्षण है उसको एस्केप करने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है तो वो अचीव करनी होती है। उसके अलावा जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें उसके अंदर काफी गैसेस हैं, उसको क्रॉस करने में जो थर्मल जो आपके पर जो पुल लगता है वो आपको क्रॉस करना है। तो आपको ये जो सब स्टेजेस हैं उसको क्रॉस करके जब आप एक सेफ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस सेफ स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो कि आपको जहां पे आपने जो अक्सर देखोगे जो रॉकेट जो आपने नासा के या स्पेसएक्स के रॉकेट फटते देखे होंगे, ये वो होते हैं जो इन सब स्टेजेस में ही, इन सब लेयर्स में ही जो में फट जाते हैं। बट हम लोगों ने वो सेफ लेयर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इस समय। एक बार मैं आपसे कहूंगी कि साइड में जो चार्ट बना है वेलोसिटी का, और साथ ही ये तस्वीरें भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि ये वो वक्त था जब लगभग 11:50 पर जब ये पूरी लॉन्चिंग होनी थी और सभी के चेहरे एक थोड़ा सा एक ये लुक था कि भाई आपकी दशकों की मेहनत है और चंद सेकंड और चंद मिनटों में ये तय हो जाएगा कि ये सफलता है या, हालांकि बहुत बड़ी सफलता कहीं ना कहीं। एक बार इसको भी कि किस तरह के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने के लिए कि कितना सफल, क्योंकि सारी चीजें तो ऑटोमेशन में चली जाती हैं। एक ऑटोमेशन के बाद पहले ही कमांड दी जा चुकी है और उसके बाद ये जो है पूरी लॉन्चिंग होती है। जी, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लगभग मैंने 2 से 3 बिल्कुल कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठ के और दूर से लगभग 6 से 7 लॉन्च देखे हैं। तो मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो इसका जो आपने जैसे बोला कि सारा कुछ ऑटोमेटेड है, ऑटोमेशन होने के बावजूद भी कुछ कुछ करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं वो, बट एक इनिशियल स्टेज में करेक्टिव एक्शंस पहले लिए जाते हैं। जैसे आपने जब लॉन्च हुआ होगा तो साइड में बहुत सारे पैरामीटर्स देख रहे होंगे, ऐसे हजारों पैरामीटर्स हैं जिनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है। देखकर अगर आप ये, क्योंकि ये 24 काउंटडाउन सेकंड का काउंटडाउन चल रहा था उसके बाद से, यहाँ से एक बार एक्सप्लेन करिए जरा। जो यहाँ देख रहे थे ये हमारा जो है सेकंड लॉन्च पैड है जहाँ से PSLV लॉन्च होता है। यहाँ पे रिमोटली लॉन्च होता है। आप दूर, ये लगभग एक रिमोट प्लेटफॉर्म है जिसपे रॉकेट को बिठाकर आप लेके जाते हैं ट्रेन पे, फिर यहाँ से आप लॉन्च करते हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर लगभग जहाँ तक मेरी को याद है लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है जो कमांड कंट्रोल है। वहां से ये जो है आप लॉन्च इवेंट को जब देखा जाता है। कमांड शायद इस समय बेंगलोर की तरफ से हो रहा है, बेंगलोर से हो रहा है, जहाँ से इसका आप लाइव वो भी देख रहे हैं। जो डेटा आप देख रहे हैं उसमें आपकी जो किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी अचीव हो रही है, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, कितना पुल बन रहा है, कितने किलोमीटर्स ट्रेवल कर चुका है, कितना उस पर जी फोर्स लग रहा है, ये सारे टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, कितनी आपकी स्टेज के अंदर फ्यूल का कंजम्पशन कितना हो रहा है, कंजम्पशन रेट क्या है, ये सारे के सारे ही डेटा देखा जाता है। तो ये सब डेटा उसके अंदर देखते हैं आम जनता की समझ के लिए। यहाँ पे CTT's काउंटडाउन टाइमर, ऐसे आप यहाँ पे अलग अलग जैसे IST टाइम भी लिखा देखेंगे, जस्ट 6 नेक्स्ट IST टाइम लिखा होता है कि भारत के समय के हिसाब से किस समय पे इसको लॉन्च हुआ है। बिल्कुल। और धनंजय, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज
क्या फोर्थ फेज को लेकर अभी ये कहा जा सकता है कि सफलता मिली है नहीं? धनंजय, आप मेरे साथ रहिएगा, लेकिन मैं तान्या महेश्वरी को भी बुलाना चाहूंगी और इस पर जरा हम समझना चाहेंगे विस्तार से कि हमारे दर्शकों को सरल भाषा में एक एक चीज अगर आप बताना चाहें और समझाना चाहें कि कैसे कैसे ये पूरी लॉन्चिंग हुई, क्योंकि मैंने देखा था आप मेरे साथ उस वक्त मौजूद थी जब ये 30 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू हो गया था, और उसके बाद जो इसरो से तस्वीरें सामने निकल आई, क्योंकि एक लंबे समय की मेहनत होती है जिसमें कुछ सेकंड कुछ मिनट्स में ही आपको पता चल जाता है कि आप कितने सफल हुए, और ये भारत का तो पहला मिशन था सूर्य को लेकर। जी, ये हमारे लिए, भारत के लिए पहला मिशन था सूर्य को लेकर, और कहीं ना कहीं अंदर हम कह सकते हैं कि वो धक तो थी बिल्कुल, क्योंकि पहली बार हम सूर्य के लिए भेज रहे थे। हालांकि चंद्रयान 3 के बाद हमें पूरा विश्वास था कि हाँ, हम इसमें भी सफलता पा लेंगे। तो जैसे ही वो जो बिल्कुल, तान्या, मैं आपको आगे भी आपसे आपकी आवाज थोड़ा हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तस्वीरें मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये लॉन्चिंग हो गई थी। 11:50 पहले ही समय जो है वो डिसाइड किया गया था, और सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि वो ऑटोमेशन में पहले ही डाल दी गई थी, कमांड दे दी गई थी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो 11:50 का समय था उस वक्त के PSLV 11 पर लॉन्चिंग जो है वो की गई। और अब फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के बाद अब किस तरह की वैज्ञानिकों की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं, एक बार वो भी सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है। एक बार ये सुनिए। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data। तान्या हमारे साथ बनी हुई है, और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसरो से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग जो है वो वहां से की जा रही है। तान्या, इस पर आपका एक कमेंट मैं चाहूंगी, और इसके साथ ही हमारे साथ रैपर जुड़ रहे हैं, लकी शर्मा उनका नाम है। लकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब देखिए, ये बड़ी कामयाबी का दिन है आज, पहले चांद और अब सूर्य, जो कि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हो गई है। आपसे रैप तो मैं सुनूंगी ही, लेकिन एक कमेंट आपका भी कि किस तरह से मॉनिटरिंग जो है वो इसरो, अगर हम बात करें मुख्यालय से जो रखी जा रही है आदित्य L1 पर। जी, ये पूरी नजर रखी जा रही है कि क्या जो हमने अभी भेजा है वो सही सलामत, सही स्पीड से, सही ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये एक मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो क्या हम उसको किसी कोड के थ्रू यहाँ से सही कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, अब साथ ही आपके पास आऊंगी लकी। अब कैसे देखते हैं आप इस एक बड़ी कामयाबी, एक बार फिर देश को ये बड़ी कामयाबी मिली है सफल लॉन्चिंग पर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी लाइनें मैंने लिखी हैं उसी के पॉइंट पर, क्योंकि मुझे बहुत ही गर्व फील होता है मैं जब भी इस तरह की उपलब्धियों को देखता हूँ भारत के वैज्ञानिकों को, कि नए हर रोज एक नई दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत इतना ही उपलब्धि अगर आज है तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो इसी बात पर कहा गया है कि ये वो धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती, कल तक हम यही कहा करते थे कि ये वो धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, चंदा मामा तक पहुंच चुके, अब सूरज दादा की चौखट को भारत है छूने वाला। असंभव को संभव कर रहे रोज वैज्ञानिक, असंभव को संभव कर रहे रोज वैज्ञानिक, जीवंत हो रहा हर प्रसंग जो भी था पौराणिक। देखो, पुराणों में, वेदों में ये सब चीजें बहुत पहले से लिखी थी, उसको भी उपयोग करके अभी हमारे इसरो के साइंटिफिक ने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि मैं ऊपर के शरीर के लिए और मानवता और हमारा जो प्रोफेशन है उसको लेकर मैं साइंस का सहारा लेता हूँ, लेकिन अंदर से मैं मंदिर जाता हूँ अंदर की शांति के लिए। तो ये सब पौराणिक बातें हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। कुछ सीखने को अगर किसी भी चीज में है, किसी भी धर्म में है, जरूर सीखना चाहिए, अच्छी बातों को लेना चाहिए। तो असंभव को संभव कर रहे रोज वैज्ञानिक, जीवंत हो रहा हर प्रसंग जो भी था पौराणिक, हर भारतवासी का दिल धड़क रहा जोरों से, दुनिया की नजर टिकी हुई कोनों कोनों से, छोरों छोरों से। ये साइंटिफिक अचीवमेंट्स बच्चे बच्चे की शान है। यदि आज ये विज्ञान है, यदि आज ये उपलब्धि है, तो सोचो भारत की अगली पीढ़ी का
कि मानवता बहुत ही सेफ हैंड्स में है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले बच्चे तो पूरा एक नया भारत का एक मिनी इंडिया, जैसे हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ मिनी इंडिया मिलता है। हर इंडियन थोड़े थोड़े धीरे धीरे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज के गवर्नमेंट भी बहुत पसंद करती है इंडियंस को। इसी तरह मुझे नहीं लगता कि बहुत शीघ्र हम देखेंगे कि अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन हैं या मून पर या फिर कहीं और भी हम लोग के बहुत जल्दी से मिनी इंडिया बसने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही मानवता के कल्याण के लिए किस तरह से लगातार देश आगे बढ़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइनें, और मुझे लगता है कि किस तरह से जो तमाम साइंटिस्ट हैं सालों तक मेहनत करते हैं, दशकों तक मेहनत करते हैं, अपने परिवारों से दूर रहकर मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ देश कल्याण के लिए, कि हम कुछ बड़ी चीजें, बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल कर सके जिससे मानव कल्याण हो सके। अब कैसे आप छोटे इसे, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है आज जो अचीव कर चुके हैं, तो ये हमारा एक माइलस्टोन बन जाता है। अब हमें इससे आगे का सोचना है। तो छोटा बच्चा जैसे मेरी बेटी 9 साल की, आज वो अगर यही देख रही है तो वो तो सोचेगी अब मुझे इसके आगे करना है, भारत के लिए, भारतवासियों के लिए और पूरे संपूर्ण संसार के लिए। और युवाओं के लिए कैसे इसके जरिए रास्ते खुल रहे हैं ये सारी चीजें देखकर, इन तमाम सफलताओं को देखते हुए। ठीक है लकी, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ तान्या है। तान्या, क्योंकि हमने देखा आज तमाम युवाओं की तरफ से भी जो रिएक्शंस आ रहा था इस उपलब्धि को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा भी अब इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ जाग रहा है कि हम साइंस के क्षेत्र में जाएं और ये सारी चीजें देखें, समझें। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो अब युवाओं के सामने है, इन तमाम एक के बाद एक उपलब्धि के बाद। जी बिल्कुल, अब पहले से ज्यादा हमारे बच्चे स्पेस की तरफ रुख ले चुके हैं। आज बच्चे को पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हुआ, या फिर आदित्य L1 हमारे भारत का पहला सोलर मिशन है, या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक 3rd क्लास के बच्चे को भी आज ये सब पता है। तो हमारे देश के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ा रुख है जी, बड़ा रुख है। और साथ ही साथ जो युवा है हमारी, जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनका सारा फोकस अब वो अधिकतर स्पेस में जाना चाहते हैं। दे आर सर्चिंग लाइक विच कोर्स दे कैन ऑप्ट। एस्ट्रोफिजिक्स में जा सकते हैं या फिर साइंटिस्ट, इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इसरो का हमारा एक कोर्स भी है युविका, तो बच्चे उसमें भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आप सभी हमारे साथ रहिएगा, तान्या आप भी रहिएगा, और धनंजय हमारे साथ जुड़े, और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किस तरह से देश भर में एक बार फिर से आदित्य L1 को लेकर जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कैसे जो चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो और चाहे हो देश की सेना, सभी का कैसे एक तरह से जोश जो है वो हाई। एक